Hello everyone, in this video we will be completing the Vision IS monthly current affairs for the May 2025 and the first topic which we will be covering is the polity and governance in which the subtopic is caste census जिसको हम complete करेंगे इस वीडियो में. Now let's start with it. First is आपके अभी क्यों है कास्ट सेंसस न्यूज़ में, बिकॉज सेंटर ने नोटिफिकेशन इशू किया है जिसमें हमारा सेंसस को कंडक्ट करवाया जाएगा जो कि स्टार्ट होगा अक्टूबर 2026 इन लद्दाख से मार्च 2027 तक चलेगा. अभी ये इतना न्यूज़ में इसलिए बिकॉज फर्स्ट टाइम आफ्टर द इंडिपेंडेंस हमारा कास्ट सेंसस है उसको इंक्लूड किया जा रहा है. इट मीन्स जो कास्ट डाटा है वो कलेक्ट किया जाएगा. ऑलरेडी हमारा शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स का डाटा कलेक्ट किया जाता है सेंसस के अंदर. सेकेंड इज ऑलरेडी पहले से हमारी कुछ ना कुछ डिस्क्रिपेंसीज हैं स्टेट लेवल कास्ट सर्वेज में भी, तो जिसकी वजह से वो यूनिफॉर्मिटी लैक करते हैं, ट्रांसपेरेंसी भी नहीं है, क्रेडिबिलिटी भी नहीं है, जिसकी वजह से हम उनके रिलायबल हम उतना उन सर्वेज पे नहीं हो सकते हैं. प्लस में हमारा कास्ट सर्वे और कास्ट सेंसस में डिफरेंस होता है. डिफरेंस ये होता है कि जो सेंसस होता है वो कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड होता है लेकिन सर्वे नहीं होता है. थर्ड जो हमारा इंपॉर्टेंट चीज़ है इस बार होने वाला है सेंसस में कि हम इस बार इनकॉर्पोरेट करेंगे मोबाइल एप्लीकेशन, मतलब कि हम इस बार डिजिटली डाटा कलेक्ट करेंगे, डिजिटली हमारा रिकॉर्ड किया जाएगा सेंसस डाटा को. और ऐसा नहीं है कि जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड है हम उसको यूज़ नहीं करेंगे, उसके साथ साथ हम मोबाइल एप्लीकेशन का भी इस्तेमाल करेंगे जिसमें डिजिटल डाटा का रिकॉर्ड किया जाएगा. सेकेंड इज़ हम सेंसस इन इंडिया के बारे में थोड़ा हमारी हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं कि सेंसस की क्या क्या हमारे लीगल प्रोविजंस हैं, क्या हिस्ट्री हमारी सेंसस की रही है. फर्स्ट इज़ ये डेकेनियल एक्सरसाइज है. डेकेनियल एक्सरसाइज का मतलब होता है कि एवरी 10 ईयर्स में इसको कंडक्ट किया जाता है. सिंस 1881 इंडिया के अंदर इसको कंडक्ट करवाया जा रहा है. ये एक कम्प्रिहेंसिव डेमोग्राफिक सोशल एंड इकोनॉमिक डाटा होता है ऑल द पर्सन्स इन द कंट्री. मतलब डेमोग्राफिक सोशल और इकोनॉमिक डाटा जो होता है हमारे कंट्री का वो एक तरह से कम्प्रिहेंसिव है जिसमें सारी डिटेल उसमें बताई जाती हैं. एक तरह से डाटा कलेक्ट किया जाता है, डेमोग्राफिक हो चाहे सोशल हो चाहे इकोनॉमिक डाटा हो इसमें. सेकेंड इज हम लीगल फ्रेमवर्क अगर इसमें हम देखते हैं तो क्या है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न, ये यूनियन सब्जेक्ट है. जो सेंसस है वो हमारा यूनियन सब्जेक्ट है. ये एंट्री 69 ऑफ द यूनियन लिस्ट के अंदर आता है ऑफ द 7th शेड्यूल एज पर द आर्टिकल 246 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. सेकेंड इसको स्टैट्यूटरी प्रोविज़न जो है सेंसस एक्ट 1984, सेंसस रूल 1990 जो कि हमारे एक लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं प्लस ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बताते हैं सेंसस ऑफिसर की. नाउ द रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर जो है वो ऑथराइज होते हैं कि वो डिज़ाइन कर सके सेंसस प्रोफोमा को, प्लस में ऐड कर सके कुछ कास्ट रिलेटेड क्वेश्चंस को भी. नाउ हम आते हैं हिस्ट्री क्या है हमारी कास्ट सेंसस की इन इंडिया. फर्स्ट इज अगर हम देखते हैं प्री इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस से पहले जो कास्ट था उसको इन्यूमरेट ऑलरेडी किया जाता था सेंसस के अंदर. मतलब कि सेंसस जब कराया जाता था तो कास्ट डाटा को भी कलेक्ट किया जाता था बिटवीन 1881 टू 1951. लास्ट जो ऑफिशियल हमारे पास कास्ट सेंसस अवेलेबल है वो हमारा 1931 का सेंसस अवेलेबल है. उसके बाद जो 1941 का डाटा था वो हमारे पास पब्लिश नहीं किया गया था क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 उस टाइम पे चल रहा था. अब हमारा जो फर्स्ट सेंसस हुआ आफ्टर द इंडिपेंडेंस वो हमारा कंडक्ट कराया गया था 1951 में, जिसमें हमारा कास्ट डाटा को डिसकंटिन्यू कर दिया गया था लेकिन SC और ST का डाटा फिर भी कलेक्ट किया जाता था. नाउ 1961 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट्स को अलाउ किया कि वो कंडक्ट कर सकते हैं ऑन सर्वेस ताकि वो स्टेट स्पेसिफिक लिस्ट ऑफ OBCs वो प्रिपेयर कर सके. ठीक है. नाउ 2011 में हमारा क्या हुआ था, फर्स्ट टाइम सेंसस डाटा कलेक्शन के साथ साथ एक सेपरेट सोशो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस भी कंडक्ट किया गया था बट उसका डाटा पब्लिश नहीं हुआ था. नाउ अभी हमें क्यों ज़रूरत है कि हमें कास्ट सेंसस कंडक्ट करवाना चाहिए, क्या ऐसी ज़रूरत पड़ गई है. फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है आर्टिकल 340 मैंडेट करता है कि हमें एक कमीशन को अपॉइंट करना है जो कि हमारा इन्वेस्टिगेट करेगी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए. सेकेंड ये हमारा पॉलिसी मेकिंग में भी हेल्प करता है बिकॉज हमारा एक्यूरेट कास्ट डाटा होगा जो कि हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ताकि हम एक एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग कर सकें. टारगेटेड वेलफेयर स्कीम्स में ये हमारी हेल्प करेगा और हमारे इक्विटेबल रिसोर्स एलोकेशन हो सके उसमें ये हमारी मदद करेगा. थर्ड इज़ हमारी कुछ अफर्मेटिव एक्शंस जैसे कि आइडेंटिफाई बेटर हमें हेल्प करेगा कि हम आइडेंटिफाई कर सके जो डिसएडवांटेजेस ग्रुप हैं रिजर्वेशन के लिए इन दी एजुकेशन एंड ऑल्सो इन द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट.
बेटर मॉनिटरिंग हो सके हमारी पॉलिसीज़ की। ऑल्सो सुप्रीम कोर्ट की भी बहुत सारी ऐसी रूलिंग्स हैं जो कि ये बताती हैं कि जो कास्ट है इट इज़ द रेलिवेंट क्राइटेरिया, सोल क्राइटेरिया, इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया, ताकि हम डिफ़ाइन कर सकें कि बैकवर्ड जो क्लासेस हैं उनको डिफ़ाइन करने में ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसीलिए हमारा जो कास्ट डाटा होता है एक्यूरेट और ट्रांसपेरेंट कास्ट डाटा बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। फोर्थ इज़ अगर हम सब कैटेगराइजेशन करते हैं, मतलब कि ओबीसीज फॉर एग्जांपल ओबीसीज हैं, ओबीसी के अंदर भी बहुत सारी कास्ट आती है, तो उनको प्रॉपर वे में कैटेगराइज करने के लिए भी हमारा कास्ट डाटा बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ताकि हमें ओबीसीज के अंदर भी जो पीपल नीड है उनको इक्विटेबल हमारा डिस्ट्रीब्यूशन हो सके रिसोर्सेज का और बेनिफिट्स का। बिटवीन द इंटर ग्रुप जो डिस्पैरिटीज़ हैं उसको भी एड्रेस किया जा सके। इवन जस्टिस रोहिणी कमीशन भी हमारी बनाई गई है, जो कि हमारा सब कैटेगराइजेशन ऑफ ओबीसीज को लेके है, जो कि 2017 में बनी थी, बट उसकी अभी तक रिपोर्ट रिलीज नहीं हुई है। नाउ फिफ्थ इज comprehensive national database, a central database of all the caste enumerated with full transparency in an objective manner। वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मतलब एक सेंट्रल डाटाबेस क्रिएट किया जाएगा जिसमें सभी कास्ट की डिटेल होंगी और वो हमारा फुल ट्रांसपेरेंसी के साथ होना चाहिए। उसके लिए हमारे पास जो कास्ट डाटा है वो बहुत ही ज़्यादा ट्रांसपेरेंट तरीके से एंड प्रॉपर वे में कलेक्ट होना ज़रूरी है, जिसकी वजह से ये जो भी हमने पहले डिस्कस किया कि बहुत ज़्यादा स्टेट लेवल पे जो सर्वेज कंडक्ट किए जाते हैं उसमें बहुत सारी डिस्क्रिपेंसीज हैं, उनको भी एड्रेस करेगा। एंड जो दीज कास्ट सर्वेज एंड दीज कास्ट डाटा विल हेल्प इन डाटा ड्राइवन गुड गवर्नेंस प्रोसेस, बिकॉज हमारे पास एक्यूरेट डाटा होगा तो हम अपनी जो गवर्नेंस है उसको भी उसी तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं, पॉलिसी मेकिंग को भी उसी तरीके से हम आगे इम्प्रूव कर सकते हैं। नाउ सम इश्यूज़ हैं जो कि हमारा कास्ट सेंसस को लेके हैं। फर्स्ट इज़ डाटा एक्यूरेसी एंड रिपोर्टिंग। एक तो जो हमारा सेल्फ रिपोर्टिंग होता है कास्ट आइडेंटिटीज़ को। सेकंड जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं जो कि हमारा डाटा कलेक्ट करते हैं उनकी ट्रेनिंग प्रॉपर नहीं होती है, जिसकी वजह से एरर्स होते हैं, मिस रिप्रेजेंटेशन होता है। नाउ सेकंड इज़ क्लासिफिकेशन इश्यूज़ भी आते हैं। बहुत सारी ऐसी वेरिएशंस हैं कास्ट क्लासिफिकेशन में जो कि देखी गई हैं सेंटर एंड द स्टेट लिस्ट में, जिसकी वजह से हमारी इनकन्सिस्टेंसीज हैं सेंटर की और स्टेट लिस्ट में। नाउ फॉर इंस्टेंट एक कास्ट जो कि लिस्टेड है एज ओबीसी इन वन स्टेट वो हमारी अनरिकॉग्नाइज्ड होती है अनदर स्टेट में, फॉर एग्जाम्पल जाट्स इन हरियाणा वर्सेस में यूपी। नाउ थर्ड इज़ पॉलिटिकल सेंसिटिविटीज़ भी इसमें लेके हैं। कुछ रिकॉग्निशन ऑफ सर्टेन कास्ट है वो हमारा डिमांड कर सकता है फॉर द इंक्लूजन इन द रिजर्वेशन कैटेगरी, जिसकी वजह से पॉलिटिकल अनरेस्ट होने का भी डर रहता है। फोर्थ इज आइडेंटिटी पॉलिटिक्स भी हो सकता है। कास्ट डाटा अगर हमारे कलेक्ट होता है तो इट मे इंटेंसिफाई द कास्ट बेस्ड पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन, सोशल डिवीजन भी इससे हमारी इंक्रीज हो सकती हैं। ये सारे हमारे इश्यूज़ हैं जो अगर हम कास्ट सेंसस को लेके हैं। फिफ्थ इज प्राइवेसी कंसर्न्स भी हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने कलेक्ट करते हैं कास्ट डाटा को डिजिटली, उसमें हमारी कंसर्न्स होती है कि डाटा सिक्योरिटी की, प्राइवेसी की, स्पेशली रूरल एरियाज़ में जो लिटरेसी होती है, डिजिटल लिटरेसी वो बहुत ही लिमिटेड होती है, तो वहाँ पे प्राइवेसी कंसर्न्स बहुत ही ज़्यादा जेन्युइन हो जाते हैं। अब नाउ वे फॉरवर्ड हमारा इसमें क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे कंसल्टेटिव प्रोसेस होना चाहिए। जो ऑफिस है ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया एंड सेंसस कमिश्नर है, दे मस्ट कंसल्ट with the academics, caste groups and political groups in the public so that they can ऐसा मेथड रिवाइज हो सके जिससे कि हमारे कास्ट को प्रॉपर तरीके से इन्यूमरेट किया जा सके इन द सेंसस। सेकेंड इज कास्ट डायरेक्टरी। अ comprehensive national directory of the caste should be created in the upcoming census, स्टैंडर्डाइजिंग द, तो कि ताकि क्या हो सके एक कम्प्रिहेंसिव नेशनल डायरेक्टरी बनानी चाहिए कास्ट की। उससे क्या होगा, जितने भी क्लासिफिकेशन है उनको हम एक स्टैंडर्डाइज कर सकेंगे, नॉमनक्लेचर एक हमारा स्टैंडर्डाइज तरीके से हो सकेगा ऑफ द वेरियस कास्ट ग्रुप्स अक्रॉस द स्टेट्स। नाउ थर्ड इज़ हमारा जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं जो कि हमारा कलेक्ट करेंगे कास्ट डाटा को, उनको प्रॉपर ऑफिशियल की ट्रेनिंग होनी चाहिए ताकि डुप्लीकेशन अवॉइड हो सके, एरर्स आगे अवॉइड हो सके। ऑल्सो हम मॉडर्न टेक्नोलॉजीज लाइक AI और हम बिग डाटा एनालिटिक्स का भी यूज़ कर सकते हैं ताकि हम एरर्स को मिनिमाइज कर सकें। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द प्राइवेट मेंबर बिल। So now the next topic which we will cover is private member bill. Now why it is in use और ये क्या होता है प्राइवेट मेंबर बिल, क्या सिग्निफिकेंस है इसकी,
और अभी क्या डिक्लाइन पे है, क्यों ये न्यूज़ में है और क्या वे फॉरवर्ड है, हम इस टॉपिक में ये पूरा कवर करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि अभी PRS ने अपनी एक रिपोर्ट रिलीज़ करी है। PRS क्या है? PRS एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि क्या करती है, हमारा जो इंडिपेंडेंट रिसर्च कंडक्ट करवाती है। इंडिपेंडेंट रिसर्च इंस्टीट्यूशन है, ये इंडिपेंडेंट रिसर्च इंस्टीट्यूशन है जो कि आपका इंडियन लेजिस्लेटिव प्रोसेस को स्मूथ करती है, स्मूथ ट्रांसपेरेंट बनाने की कोशिश करती है ये, ठीक है। तो उन्होंने एक हमारा रिपोर्ट रिलीज़ करी है जिसमें कि ये बताया है जो प्राइवेट मेंबर बिल होता है वो डिक्लाइन पे है, मतलब जो स्पेस उनको प्रोवाइड किया जाना चाहिए पार्लियामेंट में वो आपका डिक्लाइन पे है। अब हम देखते हैं कि प्राइवेट मेंबर बिल होता क्या है। प्राइवेट मेंबर बिल होता है कि कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो कि मिनिस्टर नहीं है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो कि मिनिस्टर नहीं है, चाहे फिर वो इलेक्टेड हो चाहे वो नॉमिनेटेड हो, अगर वो कोई बिल इनिशिएट कर रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं प्राइवेट मेंबर बिल बोलते हैं। अब यहाँ पे जो बिल की ड्राफ्टिंग होती है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो मेंबर की जो इसको इंट्रोड्यूस कर रहा है। क्या मैकेनिज्म है, किस तरह से इसको हम इंट्रोड्यूस करते हैं, वो अब इसमें हम देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको 1 मंथ का नोटिस देना पड़ता है बिफोर इंट्रोड्यूसिंग द बिल विद द परमिशन ऑफ द स्पीकर, अगर लोकसभा में इंट्रोड्यूस कर रहे हो, और चेयरमैन अगर आप राज्यसभा में इंट्रोड्यूस कर रहे हो। नाउ लोकसभा में फिर अगर बिल सिलेक्ट हो जाता है उसके बाद क्या प्रोसेस होता है कि लोकसभा में आपको लास्ट 2.5 आवर्स जो होते हैं वो अलॉट किए जाते हैं एवरी फ्राइडे फॉर द डिस्कशन ऑन द बिल। राज्यसभा के अंदर 2.5 आवर्स अलोकेट किए जाते हैं जो कि मोस्टली टाइम होता है 2:30 PM टू 5 PM एवरी ऑल्टरनेटिव फ्राइडे। जो पहला प्राइवेट मेंबर बिल आया था वो हमारा मुस्लिम वाकफ बिल था 1952 में, जिसको सैयद मोहम्मद अहमद कासमी ने इंट्रोड्यूस किया था। अब सिग्निफिकेंस क्यों है, क्यों प्राइवेट मेंबर बिल्स का क्या सिग्निफिकेंस है, क्यों ये ज़रूरी है? फर्स्ट ऑफ ऑल ये पॉलिसी इनोवेशन में मदद करते हैं क्योंकि यहाँ पे जो अलाउ करता है ये MPs को वो नए आइडियाज़ को या जो इश्यूज़ हैं जो कि गवर्नमेंट ओवरलुक कर रही है, जो गवर्नमेंट ध्यान नहीं दे रही है, उनको ये प्रपोज कर सकें। फॉर एग्जाम्पल राइट टू डिस्कनेक्ट बिल आया 2019 में, जिसको एक प्राइवेट मेंबर ने इंट्रोड्यूस किया था। इसमें क्या था, जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको एक लीगल राइट मिल गया कि वो आफ्टर द ऑफिशियल वर्किंग आवर्स वो अपने आप को डिसएंगेज कर सकें फ्रॉम दी वर्क रिलेटेड कम्युनिकेशन, ठीक है। तो सेकेंड इज़ रिफॉर्म पोटेंशियल, मतलब कि यहाँ पे क्या होता है आप डिबेट्स कर सकते हो, जो भी आउटडेटेड लॉज हैं या फिर इमर्जिंग इश्यूज़ हैं उन पे आप डिबेट कर सकते हो। जैसे कि हमारा एक बिल आया था राइट्स ऑफ ट्रांसजेंडर पर्सन बिल 2014 में, जिसको एक प्राइवेट मेंबर ने इंट्रोड्यूस किया था, बट उनसे इंस्पायर होके, इस बिल से इंस्पायर होके गवर्नमेंट ने एक बिल इंट्रोड्यूस किया जो कि ट्रांसजेंडर राइट्स पे था। थर्ड इज़ आप क्या कर सकते हो, उसमें एक्सप्रेशन कर सकते हो बियॉन्ड द पार्टी लाइन। ये MPs को एक इंडिपेंडेंट वॉइस देता है ताकि वो अपने व्यूज़ रख सकें, जो व्यूज़ आपके फ्री होंगे फ्रॉम द पार्टी विप कंस्ट्रेंट्स अंडर द 10th शेड्यूल, उनसे क्या होंगे, इंडिपेंडेंट व्यूज़ होंगे, जिससे कि आपका क्या होता है डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन होता है MPs का इन द पार्लियामेंट। फोर्थ इज आपके चेक और बैलेंसेस में ये मदद करता है। भी जो MPs होते हैं उनको एक टूल मिल गया है कि वो जो गवर्नमेंट है उसको अकाउंटेबल होल्ड कर सके, और ये क्या करते हैं ऑल्टरनेटिव पॉलिसीज़ को भी प्रपोज करते हैं। अब जो PNBs हैं, प्राइवेट मेंबर बिल है, वो डिक्लाइन पे क्यों है, इसमें हम ये देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्ट्रप्शंस बहुत ज़्यादा होती हैं। डिस्ट्रप्शंस मतलब कि जो फ्रीक्वेंट एडजॉर्नमेंट मतलब होता है जो नॉर्मल बिजनेस है पार्लियामेंट का उसको बेसिकली हैम्पर करना, वो फ्रीक्वेंटली बहुत ज़्यादा होता है। क्योटिक सेशंस होते हैं जिसकी वजह से जो टाइम देना चाहिए PMB के डिस्कशन के लिए वो उतना नहीं हो पाता। फॉर एग्जाम्पल 17 जब लोकसभा थी जो कि 2019 से 2024 तक थी, उसमें 729 PMBs इंट्रोड्यूस किए गए थे लोकसभा के अंदर और 705 राज्यसभा के अंदर, लेकिन सिर्फ 2 लोकसभा में और 14 दिन राज्यसभा में ही डिस्कस हुए थे। मतलब 729 PMBs इंट्रोड्यूस होने के बाद भी ओनली 2 ही बिल आपके क्या होते लोकसभा के अंदर डिस्कस हुए थे। सेकेंड इज प्रोसीजनल इश्यूज़ भी होते हैं। प्रोसीजनल इश्यूज़ होते हैं कि उनको बहुत ही लिमिटेड टाइम मिला हुआ है प्राइवेट मेंबर्स को डिस्कस करने के लिए, उनके बिल के ऊपर लिमिटेड टाइम है, दैट इज़ ओनली 2 से 3 घंटे वीकली। तो जो और सेकेंड इज स्पीकर जो है या जो चेयरमैन है उनके पास डिस्क्रिशनरी पावर होती है कि उनकी मर्जी होती है कि वो एडमिट भी कर सकते हैं, रिजेक्ट भी कर सकते हैं, जो कि समटाइम्स
विच कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय जो पॉलिटिकल कंसिडरेशंस होती हैं। थर्ड इज, अगर हम देखते हैं रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स भी है, मतलब जो प्राइवेट मेंबर जो बिल लेके आते हैं उनको वो लैक करते हैं रिसर्च सपोर्ट, मतलब जो रिसर्च की जानी चाहिए वो लैक करते हैं, उसमें ड्राफ्टिंग एक्सपर्टीज़ वो लैक करते हैं, इंस्टीट्यूशनल बैकिंग भी नहीं होती है, लेकिन गवर्नमेंट बिल्स के पास ये सारी सब कुछ सपोर्ट मिलता है। फोर्थ इज लो सक्सेस परसेप्शन होता है, मतलब प्राइवेट जो मेंबर्स होते हैं, एमपीज होते हैं वहाँ पे, वो उनको हिस्टोरिकली अगर हम देखते हैं तो उनका जो लो रेट होता है, पैसेज रेट होता है, जिसकी वजह से वो एमपी को डिस्करेज करता है कि ज़्यादा एफर्ट ना लगाया जाए बिल्स के अंदर, प्राइवेट मेंबर बिल्स में। फॉर एग्जाम्पल ओनली 14 प्राइवेट मेंबर बिल्स हैं जो कि लो बने हैं टिल डेट, एंड लास्ट जो बिल पास हुआ था प्राइवेट मेंबर बिल वो 1970 में पास हुआ था। नाउ फिफ्थ इज लैक ऑफ पॉलिटिकल विल, जो पॉलिटिकल विल होती है वो भी लैक कर रही है। क्यों? बिकॉज जो गवर्नमेंट होती है वो प्राइवेट एमपीज ये बोलते हैं, जो प्राइवेट एमपीज होते हैं वो बोल रहे हैं कि जो गवर्नमेंट है वो प्रायोरिटाइज कर रही है अपने लेजिस्लेटिव एजेंडा को, और जो पीएमबीज हैं उनको क्या करती है, साइडलाइन कर रही है। अब इसमें वे फॉरवर्ड क्या है, हम किस तरह से जो प्रॉब्लम है इसको रिजॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट इज हम स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं प्रोसीजर को, मतलब जो टाइम अलॉट किया गया वो फिक्स्ड रहे, अनइंटरप्टेड रहे पीएनबी डिस्कशंस के लिए, और डिजिटल ट्रैकिंग हो सके पीएनबी की जो बिल्स हैं, प्राइवेट मेंबर बिल्स की जो है उनको डिजिटली ट्रैक किया जा सके, ताकि वो डिबेट हर एक उसमें ई सेशन में कुछ ना कुछ फ्यू जो बिल्स हैं प्राइवेट मेंबर के वो आपका डिबेट और डिस्कशन में आ सके सेशन के अंदर। सेकेंड इज रूल्स जो है, रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन द पार्लियामेंट, उनको अमेंड किया जाना चाहिए ताकि जो टाइम अलॉट किया गया है उनको प्रोटेक्ट किया जा सके बिल के लिए। सेकेंड इज रिसर्च सपोर्ट, जो कि प्रोवाइड करनी चाहिए प्राइवेट मेंबर बिल को। फॉर एग्जांपल एक डेडिकेटेड रिसर्च यूनिट होनी चाहिए, जैसे कि यूके पब्लिक बिल कमेटी भी है, जो कि हमारे एमपीज को बेसिकली असिस्ट करेगी ताकि वो एक रूबूस्ट एंड एक बोलते प्रॉपर वे में आप ड्राफ्ट कर सकें वो बिल को। थर्ड इज इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट, इंस्टीट्यूशनलाइज मैकेनिज्म, जिसमें एक डेडिकेटेड रिव्यू कमेटी पार्लियामेंट इंट्रोड्यूस कर सकती है, जो कि हमारा क्वालिटी चेक करेगा बिल की और उसको स्क्रीनिंग करेगा ताकि वो रिकमेंड कर सके, एक प्रायोरिटी लिस्ट तैयार कर सके जिसमें वो रिकमेंड कर सके जो भी पब्लिक इंपॉर्टेंस के लिए ज़रूरी है जिन बिल का डिस्कशन करना उनको किया जा सके, और ये इनकरेज करे क्रॉस पार्टी सपोर्ट भी। फॉर एग्जाम्पल एक यूके के अंदर हमारा 10 मिनट रूल मॉडल है जो कि हमारा अडॉप्ट किया, जहाँ पे जो एमपीज होते हैं वो अपने शॉर्ट बिल को इंट्रोड्यूस करते हैं, उसके ऊपर एक ब्रीफ स्पीच प्रोवाइड करते हैं ताकि वो एक मेक कर सके नया केस फॉर एक नए बिल के लिए। सो ये था हमारा प्राइवेट मेंबर बिल के ऊपर टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अब जो नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज न्यूज़ इन शॉर्ट्स। फर्स्ट टॉपिक इन इट इज inclusive digital access now becomes the part of article 21, which means digital access is now the fundamental right under the article 21 right to life and liberty. So judgment it held that inclusive and meaningful digital access to e-governance and welfare delivery system is part of fundamental right to life and liberty. Now some key highlights of the judgment is, first is the direction is made to revise the eKYC norm so that it is made disabled friendly. For example, it enable the persons with facial disfiguration which is due to the acid attack or some visual impairment person, they have the access to the banking and e-governance services. So under the article right of the person with disability act 2016, कोर्ट ने इशू किया है 20 डायरेक्शंस टू मेक द eKYC process it becomes accessible to them also. Now second is the principle of substantive equality, which means जो digital transformation है वो हमारा inclusive भी होना चाहिए और equitable. Inclusive means it should be accessible to all the sections of the society, be it the disabled person or marginalized community etc. And equitable, in equitable way means everyone should be able to access equally. Third is these digital access now it is a part of article 21 because it is the instinctive component of the right to life and liberty. It is very important to have the digital access in today's era, and so it is important in right to life and liberty. Now the next is state obligation. It is state under article 21 of the fundamental rights, right to dignified life.
Article 14 right to equality, Article 15 right against discrimination, and Article 38 that is directs the state to promote social justice. स्टेट को ये ओब्लाइज्ड है, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो इंश्योर करे कि जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो आपका डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो सबको एक्सेसिबल है, दैट इज़ ऑल वनरेबल मार्जिनलाइज्ड पॉपुलेशन है, सबको आपका डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को उनके फ्रेंडली बनाना है, डिजिटल जो डिसेबल्ड फ्रेंडली डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर आपका होना चाहिए। नाउ क्या सिग्निफिकेंस होगा अगर हमारा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो डिजिटल एक्सेस है, वो इंक्लूसिव हो जाए। इट मीन्स जो भी हमारे ऑल द सेक्शन ऑफ द सोसाइटी दे एसेंशियल है, जितने भी गवर्नमेंट स्कीम्स है वो एक्सेस हो जाएंगी, रिड्यूस करेगा रूरल अर्बन डिवाइड को, एक्सेस करेगा ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स को, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज को, इंक्लूजन ऑफ द मार्जिनलाइज सेक्शन को इन द डेवलपमेंट प्रोसेस। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज पार्ट ऑफ कोर्ट्स टू पावर ऑफ द कोर्ट्स टू मॉडिफाई आर्बिट्रल अवार्ड्स। नाउ सुप्रीम कोर्ट ने एक हेल्ड दैट जो कोर्ट है दे हैव द लिमिटेड पावर टू मॉडिफाई दी आर्बिट्रल अवार्ड्स। आर्बिट्रल अवार्ड्स क्या होते हैं, उससे पहले हम ये जान लें कि आर्बिट्रेशन क्या होता है। आर्बिट्रेशन एक तरह का ना ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म होता है अदर देन द कंसलेशन एंड मेडिएशन, जो कि हमारा बेसिकली कंसेंशुअल मेथड होता है, जो कि हमारा डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के लिए होता है, बट ये हमारा आउटसाइड होता है टू द नेशनल जुडिशियल सिस्टम which is through a private system of education. So the awards जो अल्टरनेटिव इस आर्बिट्रेशन के थ्रू दिए जाते हैं उनको हम बोलते हैं आर्बिट्रल अवार्ड। नाउ लेट्स गेट बैक टू कि सुप्रीम कोर्ट की अभी जजमेंट इनको लेके क्या आया है। फर्स्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन दी गायत्री एंड वर्सेस ICG नोवासॉफ्ट टेक्नोलॉजी लिमिटेड केस में हेल्ड किया था कि जो पावर है टू मॉडिफाई द अवार्ड्स दे कैन बी एक्सरसाइज अंडर सेक्शन 34 एंड 37 ऑफ द आर्बिट्रेशन कंसलेशन एक्ट 1996। इन 4 सर्कमस्टेंसेस के अंदर जो कोर्ट है वो मॉडिफाई कर सकता है अवार्ड्स को, उनको ये पावर दी गई है। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन द अवार्ड इज सीवरेबल बाय सेपरेटिंग द इनवैलिड पोर्शन फ्रॉम द वैलिड पोर्शन, मीन्स जो वैलिड पोर्शन है उसको सेपरेट किया जा सके फ्रॉम द इनवैलिड पोर्शन तो कर सकते हैं। सेकेंड इज कुछ क्लर्जिकल एरर हो, कॉम्प्यूटेशनल एरर हो या फिर कोई टाइप में प्रॉब्लम हो तो उन एरर्स को भी आप करेक्ट कर सकते हो। थर्ड इज मॉडिफाई करना हो पोस्ट अवार्ड इंटरेस्ट को इन कुछ सर्कमस्टेंसेस के अंदर। फोर्थ इज आर्टिकल 142 जो कि इनेबल करता है कोर्ट को टू डू कंप्लीट जस्टिस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोवाइड किया पावर शुड बी इन द कंसोनेंस विद द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ द आर्टिकल 1966 एक्ट, विच मीन्स कि जो कोर्ट है, इसका मतलब जो है कि जो कोर्ट है उनको फंडामेंटल जो प्रिंसिपल्स हैं 1996 एक्ट के वो फॉलो करने पड़ेंगे। ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि आर्बिट्रेशन का मीनिंग क्या है, एक ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म है। सेकंड इसका सिग्निफिकेंस क्या है, लेस एडवर्सरियल है, फ्लेक्सिबल है, क्विकर है एज कम्पेयर टू द आर जुडिशियल सिस्टम। फिर थर्ड इज लीगल फ्रेमवर्क क्या है, आर्बिट्रेशन एंड कंसलेशन एक्ट 1996 विच इज़ मॉडल्ड, मतलब कि उसको UN कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ के अकॉर्डिंग उसको बनाया गया है ऑन द इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन 1985। नाउ सेक्शन 34(1)(a ऑफ दिस एक्ट उसमें स्टिपुलेट किया है रिकोर्स टू अ कोर्ट ओनली बाय एन एप्लीकेशन फॉर सेटिंग असाइड द अवार्ड, मतलब कि आप कोर्ट पे जा सकते हो ओनली कैसे, एप्लीकेशन फॉर सेटिंग असाइड द अवार्ड। सेकेंड सेक्शन इज सेक्शन 37 जिसने स्टेट्स इन इंस्टेंसेस वेयर एन अपील मे लाई अगेंस्ट द ऑर्डर्स। नाउ ये जो रूलिंग है इसकी इम्प्लीकेशन क्या होगी, फर्स्ट ऑफ ऑल हम पॉजिटिव इम्प्लीकेशन देखते हैं कि जब हम इंपोर्ट करते हैं आर्टिकल 142 को तो एक इक्विटी करता है कमर्शियल डिस्प्यूट्स में। सेकेंड हमारा एलिमिनेट करता है नीड टू री आर्बिट्रेट, फिर से आर्बिट्रेशन का पूरा प्रोसेस ना कर पड़े उसके लिए फ्रॉम द स्क्रैच, जो कि एक हमारा क्या करेगा, रिड्यूस करेगा कॉस्ट को भी और डिलेज को भी। नेगेटिव इसके क्या एस्पेक्ट होंगे इम्प्लीकेशन, दैट इज पावर ग्रेटर होगी टू द कोर्ट विच में कोज द बिजनेस टू फेवर ओवरसीज आर्बिट्रेशन हब्स। ऐसा इसलिए है बिकॉज अभी हमारा जो 1996 का एक्ट है वो डिस्टिंग्विश नहीं करता कि डोमेस्टिक और इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन के बीच में। Now the next topic which we will cover is Rohingyas and provisions related to refugees and deportation. So सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक पिटिशन जो थी उसमें रिलेटेड टू द डिपोर्टेशन एंड लिविंग कंडीशंस ऑफ द रोहिंगा रिफ्यूजीज हाईलाइटेड दैट दे कैन नॉट क्लेम, जो रिफ्यूजीज हैं दे कैन नॉट क्लेम रिलीफ बेस्ड ऑन द UNHCR कार्ड। नाउ
we will see what is UNHCR. Now UNHCR, that is UN हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज़, एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बेसिकली प्रोटेक्ट करती है रिफ्यूजीज़ को, फोर्सिबली जो डिस्प्लेस्ड कम्युनिटीज़ होती हैं उनको, या फिर जो स्टेटलेस पीपल होते हैं उन लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए ये आपकी ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है. नोट डाउन करना पड़ेगा आपको, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है. जो इंडिया है, इट इज़ नॉट अ सिग्नेटरी टू 1951 कन्वेंशन ऑन रिफ्यूजीज़ एंड इन इट्स 1961 प्रोटोकॉल. इसका मतलब ये है कि इंडिया नॉट ऑब्लाइज नहीं है जो रूल्स आपके बनाए गए हैं 1951 के अंदर, बिकॉज इंडिया ने उसको साइन नहीं किया है. नाउ कुछ स्टैट्यूटरी प्रोविज़न है इन इंडिया विच आर रिलेटेड टू रिफ्यूजीज़ एंड डिपोर्टेशन. फर्स्ट, इंडिया के पास इंडिया डोंट हैव एनी सेपरेट लॉ, कोई नहीं है फॉर द रिफ्यूजीज़. नाउ दीज जो रिफ्यूजी स्टेटस है वो केस बाय केस स्टेटस, आपको केस बाय केस बेसिस पे डिसाइड होता है. रिफ्यूजीज़ हैं, दे कम अंडर डेफिनेशन ऑफ एलियन एंड फॉरेनर्स एज पर द इंडियन स्टैट्यूटरी प्रोविजंस. नाउ सेकेंड पॉइंट इज फॉरेनर्स एक्ट 1946 के अंदर भी सेक्शन 3 ऑफ द फॉरेनर्स एक्ट वो करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देता है कि वो डिटेन कर सके और डिपोर्ट कर सके फॉरेन नेशनल्स को स्टेइंग इलीगली इन द कंट्री. मींस ये जो एक्ट है ये सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देता है कि वो डिटेन और डिपोर्ट वापस भेज सके फॉरेन नेशनल्स को जो कि इलीगली हमारे कंट्री में स्टे कर रहे हैं. नाउ थर्ड पॉइंट इज पासपोर्ट एक्ट 1920, उसके अंडर भी सेंटर को ना पावर है कि वो डायरेक्ट कर सकते हैं रिमूवल ऑफ एनी फॉरेनर फ्रॉम द इंडिया जो एंटर किया है इंडिया में बिना पासपोर्ट और वीज़ा के, तो वो भी उसको डायरेक्ट कर सकती है सेंटर कि वो यहाँ से उनको बाहर फिर से वापस भेज दिया जाए. नाउ ऑल्सो आर्टिकल 2581 एंड 239(1) कॉन्स्टिट्यूशन का स्टेट और यूटीज़ को भी पावर देता है विद दीज पावर्स. ठीक है. Now the last topic, I think second last topic is rights of pedestrians. सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक ऑर्डर पास किया है ऑन अफर्मिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स ऑफ द पेडिस्टेरियन. मीन्स अ ऑर्डर इज पास्ड ऑन द राइट ऑफ द पेडिस्टेरियंस. फर्स्ट इज क्या ऑर्डर है, दैट इज सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट किया है जो राइट टू हैव अनऑब्स्ट्रक्टेड एंड डिसेबल्ड फ्रेंडली फुटपाथ्स वो गारंटी है अंडर आर्टिकल 21. दैट इज आर्टिकल 21 इज राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी. उसके अंदर ये गारंटी है कि अनऑब्स्ट्रक्टेड एंड डिसेबल फ्रेंडली जो हमारे फुटपाथ्स हैं वो डिसेबल फ्रेंडली हो सके. मीन्स एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को फुटपाथ्स का एक्सेस हो सके. ठीक है. नाउ सेकेंड इज सुप्रीम कोर्ट ने इशू किए डायरेक्शंस. ये जो चीज़ है आपकी राइट टू हैव अनऑब्स्ट्रक्टेड एंड डिसेबल्ड फ्रेंडली फुटपाथ्स है, इनको मेक श्योर करने के लिए 3 डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट ने इशू किए हैं. ऑल द पब्लिक जो रोड्स हैं दे मस्ट हैव फुटपाथ्स. पहले तो उसमें फुटपाथ्स होने चाहिए, एक्सेसिबल होने चाहिए एंड वो यूज़ होने चाहिए पर्सनस विद डिसेबिलिटी. मीन्स जो फुटपाथ्स हैं वो जो पर्सनस हैं विद डिसेबिलिटी वो भी लोग उनको यूज़ कर पाए. ऑल द सेक्शंस, वनरेबल सेक्शन, मार्जिनलाइज सेक्शंस, डिसेबल फ्रेंडली हमें फुटपाथ्स बनाने हैं. सेकेंड इज जो भी इंक्रोचमेंट है फुटपाथ्स पे उनको रिमूव करना चाहिए. स्टेट्स को डायरेक्ट किया गया है कि अपनी पॉलिसीज़ को स्टेट एंड यूटीज़ इवॉल्व करें सो दैट ये इंश्योर करेगी अवेलेबिलिटी एंड मेंटेनेंस ऑफ द फुटपाथ्स एंड फुटवेज. Last and the next topic is 50th anniversary of Sikkim's statehood. Now the Sikkim was a full-fledged state of the Union of India under the Constitutional Act 36th Amendment. सिक्किम को फुल फ्लेज स्टेट बनाया गया है अंडर द यूनियन ऑफ इंडिया बाय द 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1975. अर्लियर 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1974 के अंडर सिक्किम को एज अ एसोसिएट स्टेटस का ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया ये स्टेटस दिया गया था, नॉट अ फुल फ्लेज स्टेट बनाया गया था अंडर आर्टिकल 2A. नाउ अंडर आर्टिकल 2A मतलब आर्टिकल 2A को फिर क्या किया गया, रिपेल किया गया बाय द 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1975. सो 22nd जो स्टेट बना ऑफ इंडिया का वो हमारा क्या बना, सिक्किम बना. तो सिक्किम इज़ द 22nd स्टेट ऑफ इंडिया. और अंडर आर्टिकल 371F के अंडर सर्टेन कुछ स्पेशल प्रोविजंस भी हमारे प्रोवाइड किए गए हैं टू द स्टेट ऑफ द सिक्किम. So this was the last topic of the polity and governance, and in the next video this is the
whole video on the polity and governance, and the next video is about the international trade. Thank you everyone. Please do like, subscribe our channel and share it with your friends who need it the most.